हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हमने ग्रेविटी फील्ड के लिए ग्रेविटी फील्ड इंटेंसिटी देखी थी और हमने देखा था कि एक पॉइंट मास के लिए जो ग्रेविटेशन फील्ड है उसकी इंटेंसिटी का रिलेशन क्या होता है और उसका वेरिएशन कैसा होता है। आज के सेशन में हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास जो होते हैं उनकी वजह से किसी पॉइंट पे ग्रेविटी फील्ड का रिलेशन के कैसे निकाला जाएगा। इसके अलावा स्फेरिकल शेल हुआ या फिर स्फेरिकल सॉलिड स्फेयर अगर हुआ तो उस कंडीशन में किसी पॉइंट पे ग्रेविटी फील्ड का रिलेशन क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो हम ये कोई शेल अज्यूम करते हैं और अज्यूम करते हैं ये जो शेल है इसका मास वो है m। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसके सेंटर से कोई डिस्टेंस r पे ग्रेविटी फील्ड का रिलेशन देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन केस हो सकते हैं। केस वन, ठीक है, ये हो सकता है कि जो r है दैट इज ग्रेटर देन कैपिटल R। दूसरा केस हो सकता है कि यहाँ पर r जो है, r मतलब सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे हमें ग्रेविटी फील्ड निकालना है, तो r जो है वो इक्वल टू कैपिटल R हो सकता है। और तीसरा केस हो सकता है कि अगर यहाँ पे स्मॉल r जो है दैट इज लेस देन r। मतलब फर्स्ट केस वो है जब हमारे पास पॉइंट जो है वो आउटसाइड है। ठीक है, दूसरा केस है जब हमारे पास पॉइंट जो है वो सरफेस पे है। और तीसरा केस है जब हमारे पास पॉइंट जो है वो इनसाइड है ना, इनसाइड द स्फीयर। तो इन तीनों केसेस के लिए जो ग्रेविटी फील्ड है उसका रिलेशन क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो देखिए आउटसाइड पॉइंट के लिए एक बार समझिए, जब स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है और हमारे पास वो पॉइंट जहाँ पे हमें ग्रेविटी फील्ड निकालना है, अगर वो पॉइंट स्फेयर से बाहर होता है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो कंप्लीट स्फीयर जो है वो एक पॉइंट मास है जो इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो एक शेल के लिए हम आउटसाइड पॉइंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर ये मास जो है वो इसके सेंटर पे, जैसे कि हम अज्यूम कर सकते हैं इस केस में इसका मास जो है वो m है। देखिए यहाँ पे सेंटर से लेके पॉइंट p की डिस्टेंस जो है वो r है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट p पर जो ग्रेविटी फील्ड होगा है ना, वो कितना होगा, वो होगा E इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो ग्रेविटी फील्ड का रिलेशन आ रहा है वो वही आ रहा है जो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए अगर पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर दिया हुआ है तो उस कंडीशन पे हम उस स्फीयर को कंसिडर कर सकते हैं कि वो पूरा स्फीयर जो है उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। और जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम कैलकुलेट करते हैं वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे केस के लिए देखते हैं कि अगर यहाँ पे पॉइंट जो है वो सरफेस पे है तब, यानी सरफेस पे जब पॉइंट है तो उस कंडीशन पे स्मॉल आर जो है ना, स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर है। तो जो अभी रिलेशन हमने देखा आउटसाइड पॉइंट के लिए, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम जी एम अपॉन स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख सकते हैं, यानी ये आएगा हमारे पास सरफेस पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि सरफेस पे जो ग्रेविटी फील्ड आ रहा है ना, वो ग्रेटर देन है आउटसाइड पॉइंट के लिए, ये आउटसाइड पॉइंट से ज़्यादा है। ठीक है, हमें पता है ना यहाँ पे जो आउटसाइड पॉइंट पे हम देखेंगे तो ई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, यानी सरफेस से दूर जाएंगे तो जो फील्ड होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, अब देखते हैं इनसाइड पॉइंट के लिए। तो अगर हमारे पास पॉइंट इनसाइड दिया हुआ है तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि कोई भी मास जो होता है उसके इनसाइड पॉइंट पे कभी भी ग्रेविटी फील्ड नहीं लगा सकता, वो ग्रेविटी फील्ड लगाता है आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो अगर हम हमारे पास अगर पॉइंट जो है उस शेल के अंदर की तरफ है, जैसे यहाँ कोई पॉइंट है पी, ठीक है, यहाँ पर है स्मॉल आर जो है वो लेस देन कैपिटल आर है। तो इतना याद रखना है कि स्फेरिकल शेल जो है, यानी कि शेल के अंदर के किसी भी पॉइंट के लिए बात करेंगे तो अंदर के किसी भी पॉइंट पे कोई भी फील्ड नहीं होता। यानी अगर हम इनसाइड पॉइंट पे देखेंगे तो इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो हम क्या देखेंगे, आर इज इक्वल टू जीरो टू आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, है ना, सिंपली, है ना, यहाँ पे बराबर वाला पॉइंट नहीं ले सकते। यहाँ पे आर इजिकल टू जीरो टू सरफेस अगर हम देखेंगे, है ना, सरफेस हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक जो ग्रेविटी फील्ड होगा वो यहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वेरिएशन देख सकते हैं। जब हम सेंटर से लेकर सरफेस तक आएंगे तो जो ग्रेविटी फील्ड है वो जीरो रहेगा, उसके बाद सरफेस पे मैक्सिमम होगा और सरफेस से आगे जाएंगे तो डिक्रीज होगा ई प्रोपोर्शनल टू आर 1/r² से। तो देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलेगा।
है ना। देखिए ग्राफ में हमें पता चल रहा है कि जब हमारे पास पॉइंट आर जो है वो लेस देन कैपिटल आर है, तो यहाँ इस रीजन के अंदर हम देख रहे हैं जो ग्रेविटी फील्ड है वो जीरो है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है ना, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ये हमारे पास सरफेस वाला पॉइंट है जहाँ पर ग्रेविटी फील्ड जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, उसके बाद देखिए आउटसाइड पॉइंट के लिए जब आर जो है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर है, तो यहाँ पे देखिए ये डिक्रीज हो रहा है और इसकी वैल्यू जो है वो सरफेस से कम है। ठीक है, तो ये तो अभी हमने देखा था स्फेरिकल शेल के लिए। अब हम देखते हैं कि जो ग्रेविटी फील्ड है ड्यू टू अ सॉलिड शेल जो है वो क्या होगा। तो देखिए जब हम बात करेंगे ग्रेविटी फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के लिए अगर हम देखें कि अगर पॉइंट जो है ना, सेम केस होगा कि यहाँ पे हम पॉइंट जो है वो इनसाइड आउटसाइड और सरफेस पे तीन केस में देखेंगे, है ना। देखिए जैसे ये हमारे पास ये सॉलिड स्फीयर है, इसका मास जो है वो कैपिटल एम हम मान लेते हैं कि टोटल मास जो है ना स्फीयर का, जो टोटल मास है वो कैपिटल एम है। ठीक है, और इसके लिए जो यूनिफॉर्म डेंसिटी जो है वो दिया हुआ है ना, ये हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास। ठीक है, ये मास जो है वो पूरे पोर्शन में देखेंगे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस देखेंगे तो अब भी हम यहाँ पे तीन केस डिवाइड कर सकते हैं। पहला केस कि जब हमारे पास पॉइंट जो है वो आउटसाइड दिया हुआ है, यानी स्मॉल आर जो है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर दिया हुआ है, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, जब हमारे पास पॉइंट जो है वो आउटसाइड दिया होता है, यानी कि जब हमारे पास आर जो है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर दिया होता है, ठीक है, और इसके अलावा आर जो है इक्वल टू आर दिया होता है, तो उन दो केसेस के अंदर रिलेशन वैसा ही होता है जैसे शेल के लिए, है ना। मतलब आउटसाइड और सरफेस पॉइंट के लिए एक सॉलिड स्फीयर जो होता है वो एक शेल की तरह ही बिहेव करता है। यानी इस केस में भी हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो कंप्लीट स्फीयर जो है वो एक पॉइंट मास है जो इसके सेंटर पे प्लेस्ड है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जैसे उसमें आंसर आया था क्या होगा, यहाँ पर आउटसाइड पॉइंट के लिए जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और सरफेस के लिए जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, है ना, एज इट इज जैसे अब हमने अभी देखा था शेल के लिए। हाँ, सॉलिड स्फीयर के लिए जब हम देखेंगे तो आउटसाइड पॉइंट के लिए, यानी जो ये हमारे पास केस फर्स्ट, ये केस सेकेंड और केस थर्ड, तो केस थर्ड जो है वो अलग आएगा जब हमारे पास आर जो है वो लेस देन कैपिटल आर। तो आप देखिए इस केस में हमारे पास जो मास होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो उस कंडीशन पे हम यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, बाहर के पॉइंट के लिए तो हमने डायरेक्ट रिलेशन अज्यूम कर लिया है। ठीक है, इनसाइड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, तो उस कंडीशन पे हमें इंटीग्रेशन से आंसर निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास होगा ई जी इजिकल टू जी अपॉन, जिस पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना है, जी आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ये हमारे पास होगा डिस्ट्रीब्यूटेड की कंडीशन में। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, इनसाइड पॉइंट के लिए एक काम करते हैं, यहाँ आर स्क्वायर को अभी अंदर ही रखते हैं, कंप्लीट रिलेशन को अभी अंदर रखते हैं, यानी कि जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर डिपेंड करेगा कि पॉइंट इनसाइड है आउटसाइड है, तो यहाँ पे पॉइंट इनसाइड है तो हम इसको अभी इंटीग्रेशन के साइन में अंदर ही रख रहे हैं। तो देखिए इसके लिए कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट होगी, अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे सेंटर से कोई आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट पी है जहाँ पे हमें ग्रेविटी फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के पास ही देखें तो ये पॉइंट को कंटेन करता हुआ कोई एक छोटी सी डी आर थिकनेस का, है ना, डी आर थिकनेस का एक एलिमेंट लेंगे, तो वो एलिमेंट हमारे पास एक शेल होगा, एक स्फेरिकल शेल। सोचिए अगर हम यहाँ पे देखिए जैसे कि हमारे पास अगर इसकी थिकनेस देखें तो वो थिकनेस जो है वो बहुत कम है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो वो हमारे पास एक शेल होगा। ठीक है, तो इस शेल के लिए हमें क्या करना होगा, डीएम फाइंड करना होगा और उस शेल को हमें यहाँ पे रख के इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो हम कंसेप्ट लगा रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगा रहे हैं, जिस तरीके से सेंटर ऑफ मास के अंदर हम क्या करते हैं, एलिमेंट के लिए वैल्यू निकाल के फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ये यहाँ पर डी आर थिकनेस का एक एलिमेंट लिया है, यहाँ से इसकी रेडियस जो है वो आर है। तो जो ये डी आर थिकनेस का जो एलिमेंट लिया है ना, ये है ना, इसका मास कितना होगा, तो इसे हम लिखेंगे डी एम इजिकल टू, है ना। देखिए इसका मास हम देखेंगे तो मास होगा इसकी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम।
ठीक है। तो डेंसिटी जो है वो हम अज्यूम कर सकते हैं वो है रो, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा इसका सरफेस एरिया इंटू इसकी थिकनेस, यानी 4 पाई आर इसका इंटू डी आर, है ना। देखिए ये जो इसकी थिकनेस है वो डी आर है, और इसका सरफेस एरिया जो है वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसकी थिकनेस अगर डी आर है तो इसका वॉल्यूम होगा इसकी थिकनेस मल्टीप्लाई करके इनका सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये तो हमारे पास डीएम का रिलेशन होगा। और अगर पूरे ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम देखेंगे तो रो का रिलेशन आएगा, है ना। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इसको हम डीएम के रिलेशन में रख देते तो हमें मिलेगा डी एम इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई हट जाएगा तो हमें मिलेगा 3 कैपिटल एम, ठीक है, अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। तो यहाँ से हम इंटीग्रेट करके जो डी एम है उसका इंटीग्रेट करके एम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एम मिलेगा, एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी एम, है ना। देखिए जी यहाँ पे जो रिलेशन में लिखा हो उसको हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हम यूज़ कर सकते हैं जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे इतना कर सकते हैं हम कि यहाँ पे एम को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टी एम, तो हमारे पास एक दूसरा फॉर्म भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एम जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं इंटीग्रेशन डी एम फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा 3 कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर डी आर, लिमिट आएगी 0 से स्मॉल आर, ठीक है। तो देखिए 3 कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब जो है वो बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर जिसकी लिमिट आएगी 0 से स्मॉल आर, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा 3 m अपॉन आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब अपॉन 3, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमें मिलेगा कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब। ये तो हमारे पास आया मास का रिलेशन, ठीक है, या इसको एम डैश लिख लेते हैं, नहीं तो ये एम का कन्फ्यूजन रहेगा। तो ये आया हमारे पास एम डैश। तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट पी है इनसाइड पॉइंट के लिए, वहाँ पर जो ग्रेविटी फील्ड है वो कितना होगा, वो होगा ई पी इज इक्वल टू जी एम डैश अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो एम डैश की वैल्यू यहाँ पे ला के रख देते हैं तो हमें मिलेगा जी अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एम अपॉन आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है जी एम अपॉन आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर के पॉइंट के लिए जो ग्रेविटी फील्ड है उसका रिलेशन आ रहा है जी एम स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा जब यहाँ पे हमारे पास स्मॉल आर जो है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर है तो जो ग्रेविटी फील्ड है उसका रिलेशन होगा जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो फील्ड है ई जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है बाहर के पॉइंट के लिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आर जो है वो इक्वल टू कैपिटल आर रखते हैं तो ये आएगा हमारे पास जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमारे पास जो है ये सरफेस पे है जो मैक्सिमम है, ठीक है। जब हमारे पास आर की वैल्यू जो है वो लेस देन कैपिटल आर है तो इसमें हमारे पास रिलेशन क्या आ रहा है, वो आएगा जी एम अपॉन कैपिटल आर क्यूब स्मॉल आर। ये रिलेशन हमें डायरेक्ट याद रखना है जिससे हमें बार बार इन केसेस के लिए स्फीयर के केस के लिए इंटीग्रेट ना करना पड़े। इस केस में देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर इनसाइड पॉइंट के लिए हम देख रहे हैं तो जो ग्रेविटी फील्ड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर, दिख रहा है। यानी अगर हम नॉर्मल केस में देखें तो शेल के लिए तो अंदर जीरो ही था, है ना। आउटसाइड पॉइंट के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, पर अंदर के पॉइंट के लिए देखेंगे तो जैसे जैसे हम सेंटर से सरफेस की तरफ आ रहे हैं यहाँ पर ईजी जो है ग्रेविटी फील्ड इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है। तो इसको अगर हम ग्राफ में देखें तो देखिए ग्राफ में वेरिएशन इस तरीके से मिलेगा। पहले हमारे पास ये अंदर के पॉइंट के लिए देखिए तो यहाँ पे स्मॉल आर जो है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर है, लेस देन कैपिटल आर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फील्ड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर, ये सरफेस पे पॉइंट के लिए है। इस कंडीशन पे ये जो है वो मैक्सिमम है जी एम अपॉन आर स्क्वायर,
और इसके अलावा बाहर के पॉइंट के लिए देखें, ये जब आर जो है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर है, तो उस कंडीशन के लिए देखिए वेरिएशन जो है वो ये क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा है ना। तो इस तरीके से हमारे पास वेरिएशन होता है। और ये वाला ग्राफ जो है वो यहाँ पर ग्रेविटी फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो है ना, उसमें वेरिएशन विथ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बताता है। ठीक है, तो हमें ये वाला ग्राफ जो है वो याद रखना है, एक ये वाला ग्राफ और एक शेल के लिए जो ग्राफ है वो। तो ये ग्राफ जो है वो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं कि अगर एक सॉलिड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बात करें, है ना, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम सेंटर से कोई डिस्टेंस पे अगर ग्रेविटी फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन देखते हैं तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो हमें ये ग्राफ जो है वो याद रखना है, ध्यान रखना है कि अंदर के पॉइंट के लिए प्रोपोर्शनल होगा और आउटसाइड पॉइंट के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो देखते हैं कुछ रिलेशन। देखिए इलेक्ट्रेशन नंबर 4, यहाँ पे देखते हैं हमें क्या डेटा गिवन है। हमें बोला है कि यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है और बोला हुआ रेडियस ए सराउंडेड बाय स्फेरिकली बाय अ यूनिफॉर्म थिन स्फीयर शेल ऑफ इक्वल मास एंड रेडियस 2 है। ठीक है, तो हमारे पास एक मास एम है, इसकी रेडियस ए है और ये क्या है, एक शेल से सराउंडेड है जिसका मास जो है वो एम है और रेडियस जो है वो 2 है। हमें पूछा है फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिस्टेंस 3a/2 और बोला हुआ है 5a/2 फ्रॉम सेंटर। तो ये 2 पॉइंट पर हमें बोला है ग्रेविटी फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि एक सॉलिड स्फीयर है जो यहाँ पर इसकी रेडियस जो है वो a है। तो ये तो हमने ड्रॉ किया एक सॉलिड स्फीयर। ठीक है, इसकी रेडियस जो है वो a है। ओके, और इसका मास जो है वो m है। ठीक है, दूसरा शेल जो है वो आउटसाइड है इसके, जिसकी रेडियस जो है वो ज़्यादा है। तो ये हमारे पास दूसरा वाला शेल है ये। ठीक है, ये शेल है। ठीक है, इसका मास जो है वो m है और इसके सेंटर से यहाँ तक जो रेडियस है वो 2a है। ठीक है, हमें बोला हुआ है कि ये 2 पॉइंट है जहाँ पे हमें ग्रेविटी फील्ड इंटेंसिटी देखनी है। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं 3a/2 से। अब देखिए 3a/2 अगर हम देखेंगे तो 3a/2 वो पॉइंट है जो यहाँ पर शेल के अंदर होगा और जो सॉलिड स्फीयर है उसके बाहर होगा, है ना। 3a/2 अगर हम देखेंगे तो वो पॉइंट कहाँ होगा, वो पॉइंट यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो फर्स्ट वाले केस में है उसमें पॉइंट हम लिख रहे हैं ए और दूसरे वाले केस के लिए पॉइंट बी लिखेंगे। तो ये हमारे पास है पॉइंट ए। अब देखिए ये वाला पॉइंट जो है वो इन दोनों के इंटरमीडिएट पोर्शन में है। अब हमें पता है कि जो शेल है वो अंदर के पॉइंट पे जो ग्रेविटी फील्ड लगाता है वो जीरो लगाता है। या फिर इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जो हमारे पास पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर जो रिजल्टेंट ग्रेविटी फील्ड इंटेंसिटी होगी वो दो रीजन से होगी। एक होगा सॉलिड स्फीयर की वजह से जिसको हम लिख रहे हैं E1 और होगा E2 जो होगा आउटसाइड शेल की वजह से। ठीक है, ये दो होंगे। पर अगर हम इनसाइड पॉइंट के लिए बात करें, यानी जब हमारे पास जो डिस्टेंस r है दैट इज लेस देन 2a है, उस कंडीशन पे हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास E2 होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट A है उस पे फील्ड कितना आएगा, E है, वो होगा E1। E1 का रिलेशन देखेंगे तो एक सॉलिड स्फीयर की वजह से आउटसाइड पॉइंट के लिए हमने देखा था वो होगा हमारे पास Gm/a² + 0। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट A जो है वो वहाँ पर ग्रेविटी फील्ड होगा वो होगा Gm/a²। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पर सॉलिड स्फीयर के अंदर भी किसी पॉइंट के लिए बोला जाए वो भी हम देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें बोला हुआ है कि बताइए कि यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो अगर a/2 डिस्टेंस पे कितना फील्ड होगा, है ना, वो प्रैक्टिस के लिए बता देते हैं। तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे E जो होगा वो इनसाइड सॉलिड स्फीयर है तो शेल की वजह से तो 0 होगा और इनसाइड पॉइंट इन a/2 होगा तो उसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं Gm/a²।
ए क्यूब इंटू a/2 जो अभी हमने देखा था, तो ये आएगा gm/2a², ये होगा r/2 डिस्टेंस पे। ठीक है, अच्छा ये तो हमने देखा, ये कब है, जब हमारे पास ए पार्ट में जब बोला हुआ है कि r = है जो 3a/2 है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं कि जब हमारे पास r जो है r = 5a/2 है ना, फ्रॉम सेंटर। तो अब एक बात समझिए, सेंटर से 5a/2 मतलब वो 2a से भी ज़्यादा है, यानी अब हमारे पास पॉइंट बी जो है वो बाहर होगा यहाँ कहीं, ये पॉइंट बी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो होगी 5a/2। तो अब बाहर के पॉइंट के लिए ये दोनों मासेस हैं, यानी शेल है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी सॉलिड्स शेल है, वो दोनों ही यहाँ पे ग्रेविटी फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो उस कंडीशन पे यहाँ पे जो रिजल्टेंट ग्रेविटी फील्ड है वो कितना होगा, वो होगा ई, पॉइंट बी पे बोला वो होगा E1 + E2। E1 है सॉलिड स्फीयर ऑब्जेक्ट की वजह से, तो वो होगा gm/r, कितना लेंगे हम यहाँ पे, अपॉन डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, वो है 5a/2 स्क्वायर, है ना। यहाँ से इससे पहले जो ये हमने किया था, यहाँ पे एक थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर जो डिस्टेंस हमने ली है वो a है, नहीं एक्चुअल में डिस्टेंस होगी यहाँ पर इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस, यानी ये हम लेंगे 3a/2 स्क्वायर, तो यहाँ पे ये करेक्शन हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 4gm/9a²। ओके, अच्छा ठीक है, वापस यहाँ पर आते हैं पॉइंट बी पे, तो यहाँ पर आएगा gm/5a/2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब देखिए वो जो शेल है, शेल की वजह से भी देखेंगे तो फॉर्मूला वैसा आएगा कि हम शेल को इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मान रहे हैं, तो ये हमारे पास आएगा gm/5a/2 होल स्क्वायर, यानी कि हमें रिलेशन मिलेगा, वो मिलेगा 2gm/25a²/4। ठीक है, इसका मतलब कितना है, 4 × 2 8gm/25a²। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट बी पे बात करेंगे, तो पॉइंट बी पर जो ग्रेविटी फील्ड है वो इतना होगा। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 5 के अंदर हमें क्या डेटा गिवन है। देखिए हमें यहाँ पे गिवन है, कंसिडर 2 सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडी R1 दिया हुआ है 1 मीटर और R2 गिवन है 2 मीटर, एंड मासेस दिए हैं m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। द ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू स्फीयर 1 एंड 2 आर शोन द वैल्यू ऑफ m1/m2 इज। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है ना। हमने अभी जो सॉलिड स्फीयर देखा था उसके लिए हमने ग्राफ देखा था, जिसमें हमने ग्रेविटी फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन विद डिस्टेंस देखा था। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि ऐसे ही दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिनके मास m1 m2 और रेडियस जो है वो r1 r2 है। तो उन ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें पूछा हुआ है कि बताइए जो m1/m2 है उनका रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो है अज्यूम करते हैं ये 1 है, इसकी रेडियस r1, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसकी रेडियस r2, इसका मास m1, इसका मास m2। r1 हमें गिवन है 1 मीटर, r2 गिवन है यहाँ पे 2 मीटर। ठीक है, तो आप एक बात समझिए, ग्राफ अगर हम स्टडी करें तो ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं, m1 और m2 के लिए जो ग्राफ है उसमें ये जो रिलेशन है, ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारे पास मैक्सिमम है। और ग्राफ में हमने देखा था कि मैक्सिमम हमें कहाँ पे मिलता है, मैक्सिमम हमें मिलता है इनकी सरफेस पे। तो देखिए यहाँ पर ये है हमारे पास 1 मीटर पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए, ये है हमारे पास 1 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर पे जो इंटेंसिटी है वो है यहाँ पर 2। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसकी सरफेस पे m1 की सरफेस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसकी सरफेस पर जो होगा इंटेंसिटी, ग्रेविटी फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी होगी, वो होगी 2 न्यूटन kg।
ठीक है। वैसे ही हम देखते हैं ग्राफ से दूसरा जो स्फीयर है उसके सरफेस पे कितना होगा। हमने देखा था ना यहाँ पे मैक्सिमम जो होता है वो सरफेस पे होता है, वो हमें गिवन है 3। तो दूसरे यानी M2 के लिए सरफेस पे जब हम ग्रेविटी फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे वो आएगी 3 Newton/kg। ठीक है। अब एक बात समझिए, जो सरफेस पे जो इंटेंसिटी है उसका रिलेशन हमने देखा था वो आया था Gm/r²। ठीक है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो जो यहाँ पर ES1 आएगा, ES1 वो होगा Gm1/r1², और ES2 होगा वो होगा Gm2/r2²। तो यहाँ से अब हम फाइंड कर सकते हैं कि M1 और M2 जो है वो इनके रिलेशन क्या होंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर अगर हम दोनों का रेशियो ले लें ES1/ES2, वो हमें मिलेगा M1/r1², M2/r2²। यानी यहाँ से हमें मिलेगा M1/M2 R2/R1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा M1/M2 इजिकल टू ES1/ES2 इंटू R1/R2 का होल स्क्वायर। ठीक है। देखिए ES1 और ES2 की वैल्यू अभी हमने ग्राफ से देखी। ES1 जो हमें मिला वो हमें मिला 2, और ES2 हमें मिला 3, यानी 2/3 इंटू R1/R2। R1 हमें दिया हुआ 1 मीटर, R2 हमें गिवन 2 मीटर, तो 1/2 स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमें मिलेगा 2/3 इंटू 1/4 मीन्स 1/6। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, है ना। यहाँ पे हमारे पास M1/M2 जो है इनका रेशियो जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 1/6। तो अब देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन, रिलेशन नंबर 6। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो मेंस में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो मेंस में पूछा हुआ ही है। इसमें हमें जो चार मास डेंसिटी है वो गिवन होती है, और उस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट के लिए हमें पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ग्रेविटी फील्ड इंटेंसिटी है वो फाइंड करनी होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन उनकी एप्लीकेशन अप्लाई करनी होती है ना। तो देखिए यहाँ पे हमें बोला हुआ मास डेंसिटी ऑफ प्लेनेट ऑफ रेडियस आर वेरीज विथ डेंसिटी डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर एज। ये हमें डेंसिटी दी हुई है रो आर इज इक्वल टू रो नॉट 1 - 1 - R² अपॉन कैपिटल R²। यहाँ पे कैपिटल R जो है वो उसकी रेडियस है ना, और स्मॉल r सेंटर से डिस्टेंस है। तो मैं बोला है देन ग्रेविटी फील्ड इज मैक्सिमम एट। तो देखिए सबसे पहले हम ग्रेविटी फील्ड का रिलेशन निकालते हैं। मैक्सिमम का रिलेशन जो है वो हम इसके बाद फाइंड कर पाएंगे। तो पहले हम देखते हैं ग्रेविटी फील्ड का रिलेशन क्या होगा। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो ग्रेविटी फील्ड का रिलेशन होता है Gm/r², है ना। Eg इज इक्वल टू हमने देखा था वो था Gm/r²। ठीक है। तो हमें पहले इसका मास निकालना होगा। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट के लिए मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एलिमेंट लेंगे। तो जैसे ये वाला एक एलिमेंट है जिसकी थिकनेस हमने ली है dr, है ना। एक स्फेरिकल एलिमेंट लिया है जिसकी थिकनेस dr है, उसका मास जो है वो होगा dm। ठीक है। तो यहाँ पर उसकी थिकनेस अगर हम देखें dr है, और रेडियस जो है वो स्मॉल r है। ठीक है। तो dm होगा इसका सरफेस एरिया, है ना, डेंसिटी इसका सरफेस एरिया 4πr², इसकी थिकनेस dr। ठीक है। अब देखिए डेंसिटी का रिलेशन हम यहाँ से लिखेंगे, और dm जो है वो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। तो मास हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dm, यानी हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ रो 4πr² dr। ठीक है। और रो का रिलेशन अगर हम यहाँ से ला के रखेंगे तो देखिए क्या हमें मिलेगा, इंटीग्रेशन रो नॉट 1 - R² कैपिटल R² इंटू स्मॉल 4πr² dr। ये तो हमारे पास m का रिलेशन है। ठीक है। ये जो अभी हमने रिलेशन देखा उसमें हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू R² इज इक्वल टू Gm, है ना। इसको हमने यहाँ से लिखा है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होगा ई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, लिमिट यहाँ पे 0 से स्मॉल आर होगी जी, है ना। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से स्मॉल आर, इसमें जो कांस्टेंट है उससे पहले बाहर ले लेते हैं। कांस्टेंट बाहर आएगा रो नॉट 4 पाई, ठीक है, ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया। और आर स्क्वायर को हम अंदर लेंगे तो ये आएगा आर स्क्वायर माइनस आर की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी आर, लिमिट आएगी 0 से स्मॉल आर, ठीक है, कोई आर डिस्टेंस तक हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें मिलेगा ई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी रो नॉट 4 पाई इंटू आर क्यूब अपॉन 3 माइनस आर की पावर 5 अपॉन 5 आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हमारे पास रिलेशन आया। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ आर स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेविटी फील्ड का रिलेशन मिलेगा ई इज इक्वल टू 4 पाई जी रो नॉट अपॉन 3 आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपॉन 3 माइनस आर की पावर 4 अपॉन 5 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को हम ब्रैकेट के अंदर लेंगे तो ये आएगा 4 पाई जी रो नॉट आर अपॉन 3 माइनस आर की पावर 3 अपॉन 5 आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आया ग्रेविटी फील्ड का वेरिएशन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो ग्रेविटी फील्ड है वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा। तो जो हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन देखा था जब, तो हमने डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन बताई थी कि जब हमें मैक्सिमम या मिनिमम देखना होता है तो हम डिफरेंशिएट करके उसे जीरो रखते हैं, और जिस पॉइंट पे वो जीरो मिलता है वहाँ पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। तो अगर हमें ईजी को मैक्सिमम देखना है तो क्या करना होगा, हमें आर के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना होगा, और जहाँ पर ये जीरो होगा उस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम ग्रेविटी फील्ड मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं, तो डी ई जी अपॉन डी आर इजिकल टू हमें मिलेगा 4 पाई जी रो नॉट, आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 यानी 1/3 माइनस, ठीक है, 3 आर स्क्वायर अपॉन 5 आर स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वल टू ज़ीरो करना है, तो देखिए जो कांस्टेंट है वो तो ज़ीरो होंगे नहीं, ये हमें मिलेगा 1/3 माइनस 3 आर स्क्वायर अपॉन 5 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 3 आर स्क्वायर अपॉन 5 कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 3 9, यानी दोनों तरफ रूट कर देंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू हमें मिलेगी √5/3 आर, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास आर इज इक्वल टू √5/3 जो है, इस पॉइंट पे हमारे पास जो ग्रेविटी फील्ड इंटेंसिटी है वो हमें मैक्सिमम मिलेगी। तो हम देखें ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन हम देखें तो ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी जो है वो हमें दिया हुआ है √5/9, ठीक है, ये हमारे पास √5/3 आ रही है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, है ना। तो यहाँ पे ग्रेविटी फील्ड में अगर हम देखें तो मेंस के अंदर इस टाइप के इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ओके।